वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम अपने चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं हिंदी साहित्य के 5000 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ठीक है, तो इस वीडियो से पहले भी हमने इसके बहुत से पार्ट्स को डिस्कस कर लिया है। अगर अभी तक आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप पहले प्लेलिस्ट का लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है उसे विजिट करिएगा। सारी की सारी वीडियोस इंपॉर्टेंट है, हर एक को ध्यान से देखना। जो आते हैं उनको तो आप नोट मत करिएगा, जो नहीं आते हैं तो उन सभी प्रश्नों को आपने नोट करना है, क्योंकि जो परीक्षा के अंतिम समय में आप उनसे रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, इन चीज़ों को ध्यान में रखकर आप स्टडी करते रहिए। बाकी आगे बढ़ने से पहले आपको ये जानकारी दे देता हूँ, अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ नहीं जुड़े हैं तो उनके साथ भी जुड़िए। महत्वपूर्ण PDF इत्यादि आपको वहाँ पर समय पर सेंड किया जाती रहती है। आगे बढ़ने से पहले आपको हमारी टीम के द्वारा जो LT टेट के लिए न्यू बैच बिठाया जा रहा है उसकी जानकारी भी दे देता हूं, और जो PGT हिंदी है उसकी जानकारी भी दे देता हूं। जो भी जुड़ना चाहता है, आपके नियर डियर, आप उनको जानकारी दे सकते हो। अगर स्वयं जुड़ना चाहते हैं तो स्वयं भी जुड़ सकते हो। तो चलिए रुक करते हैं पैम्पलेट की तरफ। तो यहाँ पर देखिए जानकारी दी गई है HPLT टेट। HPLT टेट, जिसे लैंग्वेज टीचर टेट भी कहा जाता है। अगर आप इसके साथ जुड़ना चाहते हैं, जो हमारा नया बैच बैठ रहा है, कब से बैठेगा ये? 25 जुलाई 2023 से ये बैठने वाला है। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट होगा वो यहाँ पर देखिए व्हाट्सएप नंबर दिया गया है हमारा 8193122129। इस पे आप संपर्क कर सकते हो। जो भी आपको जानकारी चाहिए होगी तो आप इससे ले सकते हो। ऐसे है कि आपको ज़्यादा व्हाट्सएप करना है। कई बार ऐसा होता है कि आपके कॉल का उत्तर नहीं दे पाता हूँ, कई व्यस्तता हो जाती है, तो आप व्हाट्सएप करिए, आपको जानकारी इसमें भी सारी की सारी मिल जाएगी। यहाँ पर देखिए हर रोज़ टॉपिक के हिसाब से आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर मिलेगा, और जो रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर होता है इसका भी आपको PDF हर दिन दिया जाता है। और साथ में हर रोज़ रात 9 बजे जो आपको टॉपिक सुबह दिया जाता है स्टडी के लिए, उसका टेस्ट होता है रोज़। फिर पूरा कोर्स आपको 3 महीने में कंप्लीट करवाया जाएगा हिंदी साहित्य का। और जो पूरा हिंदी साहित्य इसमें कवर करवाया जाएगा, आपके 90 डेज़ में आपका पूरा हिंदी साहित्य कवर होगा। ठीक है, आपको इस चीज़ से पता ही होगा भली भांति कि जो LT टेट का पैटर्न होता है, इसमें आपको 120 क्वेश्चन तो आपको आपकी हिंदी और हिंदी साहित्य से आते हैं, और 30 आते हैं आपको GK से। GK का आपको स्वयं पढ़ना होता है। आपको पूरा हिंदी साहित्य जो 120 नंबर का होता है ये हम करवा देते हैं। अगर आप हमारी तरह, जैसे हम आपको कहने के लिए बोलेंगे, करने के लिए स्टडी जिस अनुसार हम आपको दिशा निर्देश देंगे, अगर वैसे ही करेंगे तो आपके 110 नंबर सिर्फ हिंदी साहित्य से ही बन जाते हैं। बहुत से हमारे ऐसे कैंडिडेट रहे हैं जिन्होंने 110 में से 120 में से 110 नंबर, 105 नंबर, 102, 101 इतने नंबर लिए हैं ओनली हिंदी साहित्य से। बाकी GK से वो अपने अलग से नंबर ले सकते हैं। इसलिए ध्यान से स्टडी करिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। ठीक है, बाकी PGT हिंदी की पैम्पलेट की ओर रुख करते हैं। तो ये देखिए, ये है हमारा HP PGT हिंदी का न्यू बैच। अगर इसमें कोई इंटरेस्टेड कैंडिडेट जुड़ना चाहता है तो वो जुड़ सकता है। आजकल इसमें एडमिशन हो रही है। कोई भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हो, समय रहते इसमें जुड़ सकता है। इसकी अधिक जानकारी चाहिए तो यहाँ पर देखिए व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 8193122129। इस पर व्हाट्सएप करिए और जो भी जानकारी चाहिए ले लीजिएगा। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो देखिए ये रहा हमारा आज का लेक्चर। ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करूँगा, प्रश्न पहले पढ़ूंगा, सीधे सीधे उसके उत्तर देता रहूँगा ताकि आपको ज़्यादा पेचीदा नहीं लगे लेक्चर। देखिए पहला प्रश्न पूछा गया है इसमें, लहंदा भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो जो लहंदा भाषा है इसका विकास हुआ है आपके पेशाची अपभ्रंश से। तो सही विकल्प यहाँ पर विकल्प A हो जाएगा। अगला प्रश्न है 115। इसमें पूछा गया है कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पर जो असत्य कथन होगा उसके बारे में जानकारी देनी है। पहला कथन देखिए, मराठी भाषा का विकास महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से हुआ है। तो ये तो पूर्णतः सही होगा, गलत नहीं है। फिर दूसरा विकल्प है यहाँ पर, पहाड़ी भाषाओं का विकास खस अपभ्रंश से हुआ है। तो ये भी सही कथन होगा। तीसरा है, सिंधी भाषा ब्राचिल अपभ्रंश से विकसित है। तो ये भी सत्य है, परंतु जो यहाँ पर असत्य होगा तो वो होगा विकल्प B। ये यहाँ पर असत्य होगा। कैसे? जो बंगला भाषा अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित है, तो ये गलत होगा। जो बंगला भाषा है ये मागधी से विकसित मानी जाती है, इसलिए यहाँ पर B असत्य हो जाएगा। इसका ध्यान रखना है।
अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है 116। इसमें आपसे क्या पूछा गया है, इनमें से वियोगात्मक भाषा कौन सी है? तो जो वियोगात्मक भाषा मानी जाती है ये होगी आपकी अपभ्रंश। अपभ्रंश है वियोगात्मक भाषा। बाकी संस्कृत, प्राकृत और पाली ये तीनों ही आपकी संयोगात्मक भाषाएं हो जाएंगी। फिर अगला प्रश्न है 117। अपभ्रंश जब साहित्यिक भाषा थी उस समय बोलचाल की भाषा कौन थी, कौन सी थी? अपभ्रंश जब साहित्यिक भाषा थी उस समय बोलचाल की भाषा कौन सी थी, उसके बारे में बताना है। जब अपभ्रंश साहित्यिक भाषा थी उस समय बोलचाल की भाषा देश भाषा थी। कौन सी? देश भाषा। सी यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 118। इसमें पूछा गया है, इनमें से कौन सी कृति राम भक्ति शाखा से संबंधित नहीं है? राम भक्ति शाखा से संबंधित कौन सी कृति नहीं होगी, उसके बारे में बताना है। तो देखिए जो चित्रावली है ये राम भक्ति काव्य से संबंधित रचना नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? यह सूफी भक्ति काव्य धारा से संबंधित, सूफी काव्य से या फिर प्रेमाख्यानक काव्य धारा से संबंधित रचना मानी जाती है चित्रावली। बाकी जो भरत मिलाप है, हनुमान नाटक है, रामाष्टयाम है, ये तीनों की तीनों राम भक्ति शाखा से संबंधित रचनाएं स्वीकार की जाती हैं। अगला प्रश्न है 119। भला हुआ जो मारिया बहिनी महाराकंतु, यह पंक्ति किस कवि की है? तो जो प्रस्तुत पंक्ति होगी ये हो जाएगी कवि हेमचंद्र की। हेमचंद्र, हेमचंद्र, ये ध्यान रखना है, विकल्प में कहीं भी नहीं दिया गया है तो इसमें सुधार कर सकते हैं आप। अगला जो प्रश्न पूछा गया है 120। सही उत्तर को छांटिए। सही उत्तर कौन सा होगा उसको छांटना है। तो देखिए जो पहला विकल्प है पुष्पदंत, क्या ये भविष्यत कहा इनकी रचना है? स्वयंभू की रचना पंचर्यु हो जाएगी। राम सिंह की रचना शब्दानुशासन हो जाएगी। देवसेन की रचना महापुराण होगी। तो कौन सा सही होगा यहाँ? तो जो सही विकल्प हो जाएगा जो पंचर्यु है, पंचर्यु आपकी स्वयंभू की रचना हो जाएगी। सही विकल्प यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, ये सही हो जाएगा। यहाँ जो स्वयंभू हैं ये आपके जैन आचार्य के तौर पर माने जाते हैं, काफी प्रचलित और प्रसिद्ध विद्वान थे। अगला प्रश्न है 121। सत्यवती कथा का रचनाकार इनमें से कौन है? तो जो सत्यवती कथा है इसके रचनाकार माने जाते हैं आपके ईश्वरदास। विकल्प बी यहाँ सही होगा। अगला प्रश्न देखिए 122। 540 ईस्वी में अवधी भाषा के विकास, अवधी भाषा के किस महाकाव्य की रचना हुई? 540 में। तो जो 540 में अवधी भाषा का जो महाकाव्य रचा गया था तो ये पद्मावत था। यहाँ पर जो विकल्प बी सही होगा। प्रश्न ये भी बन सकता है कि जो पद्मावत है किसकी रचना होगी? तो ये मलिक मोहम्मद जायसी की रचना होगी। जायसी, शॉर्ट में लिख देता हूँ जायसी, इनकी ये रचना होगी। और जो पद्मावत है ये भी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के अंतर्गत आता है। ध्यान रखिएगा पद्मावत जायसी की रचना है, अवधी भाषा में लिखी गई है, समय इसका 1540 हो जाएगा। प्रेमाख्यानक काव्य है, ये प्रेमाख्यानक काव्य है। फिर चलिए अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। अगला प्रश्न है इन पुस्तकों को उनके रचना काल के अनुसार सुमेलित करना है। चलिए कर लेते हैं। अब ये देखिए पद्मावत का हमने क्या देखा, 1540 में ये रचा गया। मधुमालती का समय क्या होगा? मधुमालती का होगा 1545। इसके पश्चात ये होगा मृगावती। मृगावती इन सबसे पहले रची गई है, 1503 इसका समय हो जाएगा। और जो चंदायन है ये सबसे पहले रची गई थी 1379 में। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये सुमेलित हो जाता है, इसका आपने ध्यान रखना है। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 124। इनमें से कौन सी कृति ब्रज भाषा में नहीं लिखी गई है? तो जो ब्रज भाषा में नहीं लिखी गई है वो हो जाएगी आपकी मृगावती। जो मृगावती है ये ब्रज भाषा में नहीं लिखी गई है, ये लिखी गई है आपकी अवधी में। बाकी देखिए प्रेम वाटिका, भंवर गीत, सुर सारावली, ये तीनों की तीनों तो आपकी ब्रज भाषा में ही लिखी गई हैं। इसके पश्चात अगला प्रश्न है न वर्ग न किस वर्ग का व्यंजन है? पहले तो ध्यान रखना है जो न है ये व्यंजन है और किस वर्ग का है, तो ये हो जाएगा आपका दंत्य। इसके पश्चात अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। 126। इसमें क्या पूछा गया है? इंदु पत्र का संपादन किस छायावादी कवि ने किया?
तो जो इंदु पत्र है इसका संपादन किया गया था प्रसाद के द्वारा, जयशंकर प्रसाद के द्वारा। पूरा नाम इनका जयशंकर प्रसाद है। फिर ध्यान ये भी रखिएगा, ये छायावाद से संबंध रखते थे। बाकी पंत महादेवी वर्मा, निराला और जयशंकर प्रसाद तीनों के तीनों छायावादी कवि के तौर पर जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है 127, मतवाला के संपादक इनमें से कौन थे? तो जो मतवाला के संपादक के तौर पर जाने जाते हैं ये अपने निराला जी ही स्वीकार किए जाते हैं। यहाँ पर भी विकल्प ए ही सही होगा। फिर रुक करते हैं 128 की तरफ। इसमें क्या पूछ रहा है? इसमें पूछा गया है सरस्वती पत्रिका का पहला संपादक इनमें से कौन था? तो जो सरस्वती पत्रिका है इसके जो पहले संपादक के तौर पर जाने जाते हैं श्याम सुंदर दास जाने जाते हैं। प्रश्न ये भी बन सकता है कि जो सरस्वती पत्रिका इसका प्रकाशन वर्ष क्या माना जाता है? 1900 ईस्वी का समय माना जाता है। इसके पश्चात ये भी काफ़ी यहाँ से बनता है प्रश्न कि जो सरस्वती पत्रिका को 1903 से लेकर 1918 तक किसने संभाला था? तो जो ये समय था इस दौरान सरस्वती पत्रिका को संभाला गया था महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। इम्पोर्टेंट होगा ये भी। इसके पश्चात अगला प्रश्न यहाँ पर ये पूछा गया है श्रद्धा राम फिलौरी किस प्रांत के निवासी थे? तो जो श्रद्धा राम फिलौरी थे ये आपके कई जगह फिलौरी होता है, कई जगह फुलौरी होता है। ध्यान रखना आगे श्रद्धा राम ही होने चाहिए। जो श्रद्धा राम फुलौरी थे ये आपके पंजाब प्रांत के निवासी थे। सही विकल्प यहाँ पर सी हो जाएगा। फिर देखिए इनसे कई बार ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि जो हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है भाग्यवती, किसे? भाग्यवती, इसे भी हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। किसका ये उपन्यास होगा? तो ये श्रद्धा राम फुलौरी का ही उपन्यास होगा। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, जगदीश हरे, ये आरती किसके द्वारा रची गई है? तो ये भी श्रद्धा राम फिलौरी के द्वारा ही रची गई है। इसका भी ध्यान रखना है आपने। फिर देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है 130, निम्न जोड़ों में से असत्य को छांटिए। तो 4 जोड़े यहाँ पर आपके समक्ष दिए गए हैं। इनमें जो पहले सत्य को देख लेते हैं कि जो राम प्रसाद निरंजनी है इनकी रचना का क्या नाम है? तो ये हो जाएगा भाषा योग विशिष्ट, इनकी रचना है। गंग कवि इनकी रचना का क्या नाम होगा? चंद छंद वर्णन की महिमा, ये इनकी रचना है। सही है ये भी। सदन मिश्र की रचना का क्या नाम है? नासिकेतोपाख्यान, ये भी सही होगा। फिर अंत में बचा मुंशी सदा सुखलाल, क्या इनकी रचना का नाम प्रेम सागर है? तो नहीं, इनकी रचना का नाम प्रेम सागर नहीं होगा। तो सत्य जो असत्य विकल्प होगा तो ये होगा विकल्प डी। फिर देखिए प्रश्न ये भी रहता है, हाँ एक बार मैंने ये प्रश्न आपके लिए छोड़ा था पिछले वीडियो में कि जो अपने थे इंशा अल्लाह खां, इनकी रचना थी रानी केतकी की कहानी किसकी रचना है? तो अधिकतर बच्चों ने तो इसका उत्तर ही नहीं दिया था। पता नहीं क्या सोच के नहीं दिया था। शायद आप लोगों को ज़्यादा प्रश्न आते हैं तब आप उत्तर देना नहीं चाहते, ये सोच कर नहीं दिया था। किसी ने उत्तर दिया था तो ये दिया था कि लल्लू जिलाल। तो नहीं, आपका उत्तर जो था ये गलत था कि लल्लू जिलाल इसके रचनाकार नहीं होंगे। इंशा अल्लाह खां ये इसके रचनाकार होंगे। ठीक है, रानी केतकी की कहानी। तो इसमें आप लोग सुधार करिएगा। जिसने उत्तर दिया था बहुत अच्छा लगा मुझे, आपने प्रयास तो किया। काफ़ी लोग तो सिर्फ देखते हैं, उन्हें कोई प्रयास से लेना देना नहीं है, सब कुछ उनको आता है। खैर क्या कह सकते हैं इसके संबंध में। फिर देखिए जो मुंशी सदा सुखलाल है इनकी रचना हो जाएगी सुख सागर, और प्रेम सागर किसकी रचना होगी? लल्लू जी लाल की। इस तरह से यहाँ पर आपके 5 प्रश्न बनते हैं, ध्यान से देखिएगा। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पर 131, आधुनिक काल का जनक इनमें से किसे कहा जाता है? तो जो आधुनिक काल का जनक कहा जाता है तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा आपका विकल्प बी। इसके पश्चात अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है 132, उत्तर प्रदेश सरकार ने 1947 में जो लिपि सुधार समिति गठित की उसके अध्यक्ष इनमें से कौन थे? उत्तर प्रदेश सरकार ने जो 1947 में लिपि सुधार समिति गठित की थी उसके अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव।
आचार्य नरेंद्र देव, सी यहाँ से ही विकल्प हो जाएगा। अगला जो प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, निम्न सूचियों को सुमेलित करना है, व्यंजन और उसके उच्चारण स्थान को सुमेलित करना है। तो चलिए करते हैं। तो देखिए जो ग है इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, क ख ग घ कंठ्य, क वर्ग के अंतर्गत आते हैं ये। फिर अगला प्रश्न है ध, त थ द ध, ये आपके दंती आते हैं। त वर्ग के अंतर्गत आएंगे ल, ये किसके अंतर्गत आता था, य र ल व, ये अंतस्थ हैं आपके। च छ ज झ, ये किसके अंतर्गत आते हैं आपके, तालव्य, ठीक है, च वर्ग के अंतर्गत। इस प्रकार से आपका जोड़ा निकल जाता है। 4 प्रश्न यहाँ पर आपके तैयार हो जाते हैं, ध्यान से देखना है इनको। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पर आपके लिए ये है, इनमें से मानक शुद्ध रूप कौन सा नहीं है। तो जो मानक और शुद्ध रूप नहीं होगा तो वो होगा तिरेपन, नहीं कहते, तिरपन कहते हैं, ठीक है, तिरेपन नहीं होता है। तो बाकी 11, 79, 49 ये सही होंगे। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पर 135, अष्टयाम की रचना ब्रजभाषा गद्य में करने वाले लेखक इनमें से कौन हैं। तो जो अष्टयाम की रचना की है ये की है नावादास के द्वारा। किसके द्वारा, नावादास के द्वारा। डी सही विकल्प होगा। प्रश्न ये पूछा जाएगा कि नावादास ने अष्टयाम को किस भाषा में लिखा था, तो ये ब्रजभाषा में लिखा था, इसका भी ध्यान रखना है। गद्य की ये पुस्तक होगी। अगला प्रश्न आपके समक्ष ये दिया गया है, ये प्रश्न आपके लिए छोड़ता हूँ क्योंकि जो पिछली वीडियो थी और जो एंटी नेट की वीडियो थी वहाँ पर मैंने आपको इस प्रश्न को करवाया था। इसकी जो प्रकाशन, जो इसकी स्थापना तिथि थी वो भी बताई थी, स्थापना कब हुई थी। प्रश्न आपके लिए ये छोड़ा गया है 136 में, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी। चाहे आप इसे गूगल करिए, चाहे पुस्तक से देखकर लिखिए, परंतु सभी से ये आशा करूँगा कि आप लोग इसके उत्तर देंगे, ठीक है। जब आप उत्तर देते हैं इससे आपके मन में ये चीज़ें बैठ जाती हैं, आपको ये प्रश्न याद हो जाते हैं। मेरा मानना तो ये है कि जब हम लोग तैयारी करते थे हम लोग भी इसी तरह से उत्तर दिया करते थे। इससे आपके ही स्वयं के प्रश्न बनेंगे और किसी को इससे लाभ नहीं होगा, क्योंकि आप किसी वीडियोज़ में जाके कमेंट करते हैं, आपको याद रहता है कि नहीं वहाँ पर मैंने ये प्रश्न पढ़ा था, तो इसकी जो स्थापना वर्ष यही होनी चाहिए। बाकी आपको आर्य समाज से संबंधित कोई और भी तथ्य मिलते हैं तो आप उनके भी उत्तर लगा सकते हो, कमेंट में बता सकते हो, ताकि औरों को भी थोड़ा सा मार्गदर्शन मिल जाए। फिर अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 137, काशी नागरी प्रचारणी सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो जो काशी नागरी प्रचारणी सभा के प्रथम अध्यक्ष माने जाते हैं तो ये थे बाबू राधाकृष्ण दास। विकल्प सी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न अगर आपसे ये बने कि जो काशी नागरी प्रचारणी सभा है इसकी स्थापना कब हुई थी, 1893 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न देखिएगा 138, कछरियों में नागरी भाषा का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ। तो जो कचहरियों में नागरी भाषा का प्रयोग शुरू हुआ था 1900 ईस्वी से ही हुआ था, तो बी यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पर 139, क्या प्रश्न है, इनमें से किस राज्य की राजभाषा हिंदी नहीं है। तो जो हिंदी जहाँ पर नहीं बोली जाएगी तो वो होगा जम्मू कश्मीर। बाकी छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, हिमाचल प्रदेश यहाँ पर हिंदी बोली जाती है। अगला प्रश्न है 140, नागरी प्रचारणी सभा काशी की स्थापना कब हुई थी। अभी ऊपर हमने इसे डिस्कस किया था तो यहाँ पर इसका उत्तर आ गया है। इसी तरह से आपको कहता हूँ हर एक प्रश्न जो भी मैं आपको मौखिक तौर पर भी बताता हूँ ये एक प्रश्न होता है, ठीक है, ध्यान में रखकर आपने इनको नोट करना है। अगला प्रश्न देखिए 141, व्यापक क्षेत्र में व्यवहृत होने वाली बहुसंख्यक लोगों की भाषा को क्या कहा जाता है। तो ये कहा जाता है राष्ट्रभाषा। क्या कहा जाता है, राष्ट्रभाषा। विकल्प ए यहाँ सही होगा। अगला प्रश्न है 142, राजभाषा आयोग का गठन संविधान की किस धारा के अंतर्गत किया गया। तो जो राजभाषा आयोग का गठन संविधान की जो धारा थी उसके अंतर्गत शुरू किया गया था तो ये थी धारा 344। विकल्प सी यहाँ सही होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 143, राजभाषा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ। तो जो राजभाषा आयोग का गठन हुआ था तो ये हुआ था आपकी बीजी
खेर की अध्यक्षता में। विकल्प बी यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न 144, कवि वचन सुधा के संपादक इनमें से कौन थे? तो जो कवि वचन सुधा थी इसका संपादन किया गया था भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। डी सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है 145, बंबई हिंदी विद्यापीठ की स्थापना कब हुई थी? तो जो बंबई विद्यापीठ की स्थापना हुई थी 1938 में हुई थी। तो यहाँ पर बी सही विकल्प होगा। इसके पश्चात फिर से मिलान वाला प्रश्न आ गया है, इसको देख लेते हैं। एक तरफ बोली है, दूसरी तरफ क्षेत्र। तो बुंदेली कहाँ पर बोली जाती है ये बतलाना है आपने। तो देखिए बुंदेली जो आपकी बोली जाती है झांसी में। सही विकल्प सी होगा इसका। अवधी कहाँ पर बोली जाती है? तो अवधी बोली जाती है लखनऊ में। ब्रज कहाँ बोली जाती है? ब्रज बोली जाती है आपकी आगरा में। और जो कन्नौजी है ये कहाँ पर बोली जाती है? कन्नौजी बोली जाती है इटावा में। ठीक है, फिर से बताऊंगा। बुंदेली बोली जाती है आपकी झांसी में, अवधी बोली जाती है लखनऊ में, ब्रज बोली जाती है आगरा में, कन्नौजी बोली जाती है इटावा में। ध्यान रखिएगा। तो 4 प्रश्न यहाँ पर आपके तैयार हो जाते हैं। अगला जो प्रश्न है 147, तो इसमें आपसे ये प्रश्न पूछा गया है, कुमाऊनी किस प्रांत की बोली है? तो जो कुमाऊनी है ये आपके उत्तराखंड की बोली होगी। विकल्प ए यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके पश्चात अगला प्रश्न ये बन रहा है यहाँ पर 148, इसमें क्या पूछा गया है, उन्नाव रायबरेली जिले में कौन सी बोली बोली जाती है? तो उन्नाव और रायबरेली में बोली जाती है आपकी अवधी। यहाँ पर विकल्प बी सही होगा। इसके पश्चात अगला प्रश्न जो यहाँ पर पूछा गया है, मेरठ बिजनौर, मेरठ सहारनपुर बिजनौर किस बोली के क्षेत्र में आते हैं? तो ये आते हैं आपके खड़ी बोली के क्षेत्र में। तो यहाँ पर सी सही विकल्प हो जाएगा। इसके पश्चात अगला प्रश्न है 150, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में किस ग्रंथ की रचना हुई? तो जो हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में ग्रंथ की रचना हुई थी तो वो हुई थी विकल्प ए, हिंदी साहित्य का इतिहास। पूछा जाएगा हिंदी साहित्य का इतिहास किसका साहित्य है? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का होगा। समय इसका 1929 होगा, ये भी ध्यान रखना है। अगला जो प्रश्न है 151, इनमें से जनसंचार का माध्यम कौन सा नहीं है? तो जो जनसंचार का माध्यम नहीं होगा, टीवी भी जनसंचार का माध्यम है, रेडियो भी है, इंटरनेट भी है, परंतु जो टेलीफोन है ये जनसंचार का नहीं होगा। जनसंचार का तात्पर्य होता है मास कम्युनिकेशन, अर्थात बड़ी संख्या में हम किसके साथ संचार कर सकते हैं। टेलीफोन से तो ये सुविधा नहीं होती है, 1-2 लोग से कर सकते हैं, परंतु देखिए टीवी में जो हमारे प्रधानमंत्री किसी भाषण को देते हैं तो वो बहुत से लोगों को भाषण देते हैं, बहुत सी जनता उनको देखती है। रेडियो में भी वही होता है और इंटरनेट में भी वही होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 152, कौन सा कथन असत्य है? कथन देख लेते हैं। भाषा की 2 बोलियों के बीच बोधगम्यता होती है। सही है। एक भाषा के अंतर्गत कई बोलियां हो सकती हैं, ये भी सही है। भाषा का प्रयोग साहित्य में होता है, बोली का नहीं, ये भी सही है। तो जो असत्य होगा तो वो होगा विकल्प ए, 2 भाषाओं के बीच बोधगम्यता होती है। 2 भाषाओं के बीच बोधगम्यता होती है तो ये गलत है। भाषाओं की 2 बोलियों के बीच बोधगम्यता होती है, ये सही होगा। अगला प्रश्न है 153, देवनागरी लिपि में कितनी स्वर ध्वनियाँ हैं? तो जो देवनागरी लिपि है इसमें जो सर्वमान्य मत के अनुसार बात करें तो विकल्प बी होगा। 11 स्वर होंगे, 33 ध्वनियाँ होंगी, 33 व्यंजन होंगे और टोटल वर्ण की बात की जाए तो 52 इसमें वर्ण स्वीकार किए जाते हैं। सर्वमत की बात करें तो बाकी अलग अलग विद्वान के द्वारा अलग अलग माने भी जाते हैं। कोई 11 स्वर मानते हैं, कोई 10 स्वर मानते हैं, कोई 13 स्वर मानते हैं, परंतु सर्वमत की बात करें तो 11 ही सही होगा। 33 व्यंजन होंगे और 52 वर्ण होंगे। अगला प्रश्न देखिएगा 154, इसमें आपसे क्या प्रश्न बन रहा है, इनमें से कौन से वर्ण अयोगवाहक कहलाते हैं? तो जो अयोगवाहक कहलाते हैं अंग और आह, ये जो विकल्प सी है ये दोनों अयोगवाह होंगे। इसे कहा जाता है अनुस्वार और इसे कहा जाता है विसर्ग, इसका भी ध्यान रखना है।
अनुस्वार मतलब बिंदी लगी हुई है ऊपर, विसर्ग मतलब अंत में दो बिंदियां लगती हैं। इससे आप भली भांति परिचित होंगे, तो इसे कहा जाता है अयोगवाह। यरलब क्या होता है? अंतस्थ व्यंजन। फिर चलिए अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। अगला प्रश्न क्या बना है यहाँ पर? प्रश्न है किस संख्या की बर्तनी अशुद्ध है? तो जो अशुद्ध यहाँ पर बर्तनी होगी विकल्प ए की होगी 18 की। बाकी 43, 68, 82 ये सही बर्तनी होगी। अगला जो प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है 156, अशुद्ध बर्तनी वाला शब्द छांटिए। तो जो अशुद्ध बर्तनी वाला शब्द होगा तो वो होगा विकल्प बी, गए। इस प्रकार से नहीं लिखा जाता है। हुए, पढ़ाई और लीजिए ये तीनों ही बर्तनी शुद्ध होंगी। फिर रुक करते हैं अगले प्रश्न की ओर। 84 वैष्णवन की वार्ता पुस्तक के लेखक कौन है? तो जो 84 वैष्णवन की वार्ता है इस पुस्तक के रचनाकार हो जाएंगे गोकुलनाथ। जो गोकुलनाथ है विट्ठलनाथ के ये पुत्र माने जाते हैं। विट्ठलनाथ है ये बल्वाचार्य के पुत्र थे और विट्ठलनाथ के द्वारा अष्टछाप की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है 158, कौन सा गुण राष्ट्रभाषा के लिए आवश्यक नहीं है? तो जो गुण राष्ट्रभाषा के लिए आवश्यक नहीं होगा तो वो होगा विकल्प बी, सरकारी कामकाज की भाषा। सरकारी कामकाज की भाषा ये राष्ट्रभाषा के लिए आवश्यक गुण नहीं होगा। अगला प्रश्न है 160, इसमें पूछा गया है आपसे राजभाषा के प्रति सरकार के कर्तव्यों एवं दायित्व का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो जो ये अनुच्छेद होगा 351 होगा, विकल्प डी सही होगा यहाँ। अगला प्रश्न है 160, राजा लक्ष्मण सिंह आगरा से कौन सी पत्रिका निकालते थे? तो जो राजा लक्ष्मण सिंह थे ये आगरा से निकालते थे प्रजाहितैषी पत्रिका। ध्यान रखना है किसकी पत्रिका होगी? राजा लक्ष्मण सिंह की। कहाँ से निकलती थी? आगरा से निकलती थी। और जो कई बार ये भी प्रश्न बनता है कि आगरा से राजा लक्ष्मण सिंह कौन सी पत्रिका निकालते थे? प्रजाहितैषी। घुमा फिरा कर भी पूछेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। अगला प्रश्न है 161, इसमें आपसे ये पूछा गया है परिनिष्ठित भाषा का दूसरा नाम है। तो जो परिनिष्ठित भाषा है इसका दूसरा नाम कौन सा माना जाता है? तो इसे मानक भाषा भी कहा जाता है। तो विकल्प ए यहाँ सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है 162, संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव कब पास किया? तो जो संविधान सभा थी इसके द्वारा हिंदी को राजभाषा बनाने का जो प्रस्ताव पारित किया गया था 14 सितंबर 1949 को। कब? 14 सितंबर 1949 को। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फिर रुक करिए अगले प्रश्न की ओर। देखिए ये प्रश्न का उत्तर भी मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था, तो इसको हम नहीं पढ़ेंगे, पहले ही पढ़ा हुआ प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है 160, किसका संबंध कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज से नहीं था? तो सदल मिश्र का भी था, लल्लू लाल का भी था, इंशा अल्लाह खां का नहीं था। हाँ, इंशा अल्लाह खां का नहीं था, लक्ष्मण सिंह का भी नहीं था, इन दोनों का नहीं था। परंतु जो सदल मिश्र और लल्लू लाल थे इन दोनों का संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से रहा है। प्रश्न ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ पर था? ये कलकत्ता में था। किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी? लॉर्ड बेलीजली के द्वारा स्थापना की गई थी। यहाँ के प्रथम भाषा अध्यापक के तौर पर किसे माना जाता था? जॉर्ज गिलक्राइस्ट को माना जाता था। और जो यहाँ पर भाषा मुंशी के तौर पर कार्य करते थे सदल मिश्र और लल्लू लाल करते थे। ये ध्यान रखना है। अगर अगला जो प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, इनमें से कौन सी कृति मुल्ला दाऊद की है? तो जो मुल्ला दाऊद की कृति होगी चंदायन, विकल्प ए यहाँ पर सही होगा। फिर देखिए समय अगर इसका पूछा जाएगा तो 1379 इसका समय हो जाएगा। और ये भी सूफी काव्य धारा से संबंधित रचना मानी जाती है। ब्रज भाषा, इसकी भाषा मुझे याद नहीं आ रही है, क्या ब्रज हो सकती है क्या नहीं। इसकी भाषा की अगर बात करें तो ये ब्रज नहीं है, अवधी इसकी भाषा होगी। अवधी भाषा की रचना है ये। फिर अगले प्रश्न की ओर रुख करिए। भाषा योग विशिष्ट नामक कृति के रचयिता कौन है? ये भी हमने ऊपर देखे थे, राम प्रसाद निरंजनी।
अगला जो प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है आपसे, इनमें से किस पत्रिका के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे? तो जो भारतेंदु हरिश्चंद्र है, कवि वचन सुधा ऊपर ही हमने देखा था, इसके संपादक रहे हैं। विकल्प ए यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिएगा दोस्तों, कुछ इस प्रकार से आज का ये हमारा लेक्चर था। मुझे पूर्ण आशा है कि आपने हर एक प्रश्न को ध्यान से देखा होगा। जो प्रश्न आपको नहीं आता होगा उसको आपने नोट भी किया होगा और अपने नोट्स भी आप तैयार कर रहे होंगे। बाकी देखिए, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो अवश्य ज्वाइन करिए। वहाँ पर आपको PDF इत्यादि सेंड की जाती रहती हैं। और वीडियो को समाप्त करने से पहले फिर से आपको अपने जो कोर्स की ओर ले जाता हूँ। ये है हमारे कोर्स, PGT हिंदी का भी अभी चल रहा है। जो भी एडमिशन लेना चाहता है न्यू बैच में, तो जल्द से जल्द एडमिशन लीजिए। जानकारी चाहिए तो वो हमारे व्हाट्सएप नंबर में संपर्क कर सकते हैं, 8219312129। यहाँ पर व्हाट्सएप करिए, जो भी जानकारी चाहिए आपको मिल जाएगी। इसके पश्चात ये रहा हमारा LT-TET के लिए जो न्यू बैच बैठ रहा है, ये भी जो 25 जुलाई से शुरू होने वाला है न्यू बैच। कोई भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट होगा तो जल्द से जल्द इसमें भी वो एनरोलमेंट ले सकता है। बहुत अच्छी तैयारी आपको यहाँ पर पूरे हिंदी और हिंदी साहित्य की करवाई जाएगी। आपको इधर उधर भटकने की कोई भी आवश्यकता नहीं रहेगी। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर अपनी वीडियो का समापन कर लेते हैं। धन्यवाद।